क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान को भी अपने लिए एक गुरुग्राम या नोएडा डेवलप करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो समझने के पहले जरा हम राजस्थान की आज की रियलिटी जान लेते हैं। जी हां, अब वैसे तो एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसके नाम का मतलब ही है लैंड ऑफ किंग्स। मगर आज की सच्चाई यह है कि राजस्थान की गिनती देश के बीमारू यानी पिछड़े हुए राज्यों में की जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल मोस्टली एग्रीकल्चर, माइनिंग और टूरिज्म पर बेस्ड राजस्थान की इकोनॉमी अब भी अपना ट्रू पोटेंशियल गेन नहीं कर पाई है। तभी तो जहां एक और समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट्स बताती रहती हैं कि राजस्थान किस तरह मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुअर फिस्कल हेल्थ, रोड एंड पावर जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को ठीक तरह से डेवलप होने ही नहीं दिया। नतीजा यह है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट होने के बाद भी राजस्थान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है। ऐसे में राजस्थान को भी अपने लिए वैसा ही ग्रोथ इंजन चाहिए जैसे हरियाणा के पास गुरुग्राम या यूपी के पास नोएडा के रूप में है। और यदि ये एक बार उसे मिल गया तो उसकी ट्रेन भी न केवल वापस पटरी पर आ जाएगी बल्कि सर पर दौड़ेगी भी। मगर दिक्कत की बात यह है कि ऐसा करना राजस्थान के अकेले के बस की बात नहीं है, बल्कि इस काम में उसे दिल्ली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या पहेली है, तो चलिए आज हम इसी इशू को, या यूं कहें कि इस इशू के सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान के लिए अपना गुरुग्राम या नोएडा डेवलप करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी किस सिटी का है? जी हां, वो सिटी है देश की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब गुरुग्राम, जो हरियाणा की स्टेट जीडीपी में लगभग 24% अकेले ही कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही हरियाणा में होने वाले टोटल एनुअल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स का 70% भी गुरुग्राम में ही होता है, जिसके चलते आज गुरुग्राम नॉर्थ इंडिया में हाईटेक इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर का लीडिंग हब है। इतना ही नहीं, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा के कुल इनकम टैक्स डिपॉजिट का 60% अकेले गुरुग्राम से आता है, और इसी वजह से गुरुग्राम को हरियाणा की इकोनॉमी का एपिसेंटर माना जाता है, जिसके बिना आज हरियाणा को इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मगर गुरुग्राम हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 1980s की स्टार्टिंग तक इसे एक इकोनॉमिक वेस्टलैंड समझा जाता था। आफ्टर ऑल तब इनफर्टाइल रॉकी सॉइल और लगभग नेग्लिजिबल लोकल गवर्नमेंट की वजह से गुरुग्राम की कोई कमर्शियल वैल्यू थी ही नहीं, ना तो यहां कोई रेलवे लिंक था और न ही इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई मारुति सुजुकी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जिसका ऑपरेशन 1982 में शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ने वो रफ्तार पकड़ी कि आज लगभग 4 डेकेड के बाद गुरुग्राम भारत का सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, लार्जेस्ट सिविल एविएशन हब, लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी हब और सेकंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग हब बन गया है। इसी तरह अगर हम हरियाणा से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश का रुख करें तो क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी किस सिटी का है? दोस्तों, वो सिटी है नोएडा, जो अकेले ही यूपी की स्टेट जीडीपी में 10% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करती है। जिसके बाद नंबर आता है लखनऊ का, जो नोएडा के मुकाबले आधे से भी कम यानी 3.85% का ही कंट्रीब्यूशन करता है। नतीजा यह है कि आज यूपी का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नोएडा में ही देखने को मिलता है। ऐसे में आपके लिए यूपी की इकोनॉमी में नोएडा की इंपॉर्टेंस को समझना मुश्किल नहीं है, जहां नोएडा भी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनियों के हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। मगर नोएडा की कहानी भी गुरुग्राम से अलग नहीं है। अब देखिए, नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी 1976 में ही एग्जिस्टेंस में आई, जिसे उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंडर स्थापित किया गया था। ऐसा करने के पीछे सरकार का प्राइमरी रीजन यही था कि दिल्ली के पास एक ऐसा इंडस्ट्रियल टाउन और प्लांट सिटी डेवलप किया जाए जो दिल्ली के कंजेशन और ओवरबर्डन को कम करने का काम करे, जिसमें खास तौर पर स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया था। मगर उस समय शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाकर यही गुरुग्राम और नोएडा क्या कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि अगर उस समय फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए इन्हें डेवलप नहीं किया गया होता तो आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सूरत कुछ और ही होती। दोस्तों, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम राजस्थान की बात करते करते आखिर हरियाणा और यूपी में क्यों आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के डेवलपमेंट की भी गुरुग्राम और नोएडा में ही छिपी है। जी हां, जैसा कि हमने देखा कि ये दोनों ही शहर हमेशा से अपने स्टेट्स के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं थे, बल्कि इनका इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीते 3 से 4 डेकेड्स में ही हुआ है। ऐसे में अगर राजस्थान भी अपने लिए एक गुरुग्राम या फिर नोएडा खड़ा कर ले तो वो भी अपने डेवलपमेंट की पेस को बढ़ा पाएगा। मगर अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा होगा कैसे, तो हम आपको बता दें कि इस काम में राजस्थान की एनसीआर से नजदीकी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आप जानते हैं कि गुरुग्राम और नोएडा दोनों ही दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के पार्ट हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा है कि ये दोनों देश की राजधानी दिल्ली के सैटेलाइट टाउन्स के रूप में डेवलप हुए, जहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की इफेक्टिव और टाइमली इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज की वजह से ये भी दिल्ली के साथ साथ सिनर्जी में डेवलप होते चले गए। वो इंडस्ट्रीज या कंपनियां जो देश की राजधानी के पास अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस चाहती थी, उनकी ये तलाश गुरुग्राम और नोएडा में जाकर पूरी हुई, जिसने इन दोनों सिटीज को अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए ग्रोथ इंजन बना दिया। अब अगर हम एक बार फिर से एनसीआर के मैप पर गौर करें तो राजस्थान भी इसका एक पार्ट है। जी हां, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैला दिल्ली एनसीआर रीजन दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी कवर करता है, जहां राजस्थान के अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स का लगभग 13,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का रीजन इसके अंडर आता है। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल एरिया से महज 1300 स्क्वायर किलोमीटर ही कम है। ऐसे में यह साफ है कि डेवलपमेंट पोटेंशियल का जो एडवांटेज यूपी और हरियाणा के पास था, वही एडवांटेज राजस्थान के पास भी है। बस उसे जरूरत है तो इस पोटेंशियल को एक्चुअल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने की, जिससे राजस्थान भी दिल्ली एनसीआर रीजन के पड़ोस में अपने लिए एक नया ग्रोथ इंजन डेवलप कर पाए, जो न केवल उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करे बल्कि उसके यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में राजस्थान में पहले प्रयास नहीं हुए, बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉजिटिव स्टेप्स की वजह से बीते कुछ सालों में जयपुर भी एक उभरते हुए स्टार्टअप हब की तरह सामने आया है। मगर देश के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल और सर्विस हब्स से अपनी दूरी की वजह से जयपुर की ग्रोथ अभी बहुत स्लो है। ऐसे में अगर राजस्थान अपने एनसीआर से लगे एरियाज का नेचुरल एडवांटेज उठाए
तो वो कंबाइंड सिनर्जी की वजह से क्विक और सस्टेनेबल रिजल्ट्स रजिस्टर कर सकता है। मगर अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा होगा कैसे, तो आइए इस बारे में भी हम और जानते हैं। दोस्तों, अगर हम राजस्थान के नेचुरल एडवांटेज पर नजर डालें तो राजस्थान एक मिनरल रिच स्टेट है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने नेचुरल एडवांटेज की वजह से आज राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में सेकंड रैंक पर है। यही नहीं, अगर हम इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे यहीं से होकर गुजरते हैं। साथ ही आज राजस्थान में 500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर भी मौजूद है। ऐसे में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने इन्हीं एडवांटेजेस को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो अपनी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अश्योर कर सकती है। और अगर हम गौर से देखें तो एनसीआर से लगे राजस्थान के रीजन को ग्रोथ इंजन बनाने की कवायद ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है, जहां हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट ने गुरुग्राम से मात्र 50 किलोमीटर दूर राजस्थान में ही एक नए आईटी सिटी को डेवलप करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट भविष्य में यहां आने वाले इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ मिलकर स्टेट के 100 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने का काम भी करने लगी। इसी तरह बीते साल ही इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर एनसीआर में इंक्लूडेड तीनों राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपीस की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई है। अब ऑब्वियसली इसमें से 333 करोड़ रुपीस राजस्थान के भरतपुर अलवर एनसीआर रीजन के लिए ही होगी, जहां एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अनुसार इस राशि का उपयोग इन डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करने और यहां ट्रॉमा केयर नेटवर्क को डेवलप करने के लिए किया जाएगा, जिससे यहां स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक, एयर एम्बुलेंस, सुपीरियर इमरजेंसी केयर अश्योर की जा सके। ऐसे में सरकार की लगातार कोशिश है कि एनसीआर में इंक्लूडेड राजस्थान को केवल इकोनॉमिक गेन के लिए ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में भी तैयार किया जाए। आफ्टर ऑल राजस्थान सही मायनों में तभी ग्रो कर पाएगा जब वो केवल इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि सोशल पैरामीटर्स पर भी सीढ़ियां चढ़ेगा और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अचीव कर पाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान ने गुरुग्राम का अल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश की हो, बल्कि समय समय पर राजस्थान के भिवाड़ी का नाम इसी कॉन्टेक्स्ट में उठाया जाता रहा है, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक तेजी से डेवलप होता इंडस्ट्रियल टाउन होने के साथ साथ वेल प्लान्ड अर्बन एरिया भी है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से राजस्थान के लिए एक अच्छा इकोनॉमिक हब साबित हो सकता है। दोस्तों, मगर अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये होगा कैसे? आफ्टर ऑल राजस्थान तो हमेशा से ही एनसीआर का पार्ट रहा है, तो फिर जो काम आज तक नहीं हो पाया वो अब कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए, उन्हें देखकर एक बार फिर से राजस्थान की सोई हुई उम्मीदें जगने लगी हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिर दिल्ली के इलेक्शंस और राजस्थान के डेवलपमेंट में आपस में क्या लिंक है? तो चलिए हम इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि देश के नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली के साथ साथ यूपी, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स के भी कुछ एरियाज आते हैं। साथ ही यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के स्पेशल स्टेटस की वजह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस हैं। ऐसे में एनसीआर का डेवलपमेंट या यूं कहें कि पूरे एनसीआर का इंक्लूसिव और सीमलेस डेवलपमेंट काफी हद तक इन सभी स्टेक होल्डर स्टेट्स की इंडिविजुअल गवर्निंग पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है। यही कारण है कि कभी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो कभी क्लैशिंग पॉलिटिकल मैंडेट, कभी पुअर प्लानिंग तो कभी लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से एनसीआर कभी एक सिंगल यूनिट की तरह साथ नहीं आ पाया। नतीजा यह है कि वो एनसीआर जिसे 1985 में ही इस रीजन के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एस्टैब्लिश कर दिया गया था, 4 डेकेड के बाद भी पॉकेटेड डेवलपमेंट का शिकार है। जहां उसके कुछ पॉकेट्स या एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो वहीं कुछ दूसरे पॉकेट्स या एरियाज अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, यमुना की सफाई और दिल्ली एनसीआर में बढ़ता पॉल्यूशन भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करने में लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन ही आड़े आती रही है। अब अगर हम इस नजर से दिल्ली के हालिया इलेक्शन रिजल्ट्स पर गौर करें तो इन्होंने एनसीआर के डेवलपमेंट के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी है। अब देखिए, लास्ट 1 टेन्योर में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मगर बीते साल यहां पर बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली है। इसी तरह इस बार के दिल्ली स्टेट इलेक्शंस में भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर दी है, जबकि यूपी और हरियाणा के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही बीजेपी लेड गवर्नमेंट फॉर्म्ड है। ऐसे में बहुत अरसे बाद वो मौका आया है जब एनसीआर के 5 स्टेक होल्डर्स में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। ऐसे में इस पूरे रीजन का ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पॉलिटिकल मैंडेट का फायदा उठाएं और पूरे एनसीआर के सीमलेस ग्रोथ के लिए इफेक्टिव प्लान बनाएं, जिससे पूरा एनसीआर रीजन अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सके। वो पोटेंशियल जिससे केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन्स को भी एक नया बूस्ट मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। मगर आप हमें